हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं, हम बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका चैप्टर बाय चैप्टर बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन चला रहे हैं। इस वीडियो में हम खाद्य संसाधन पौधे से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जो पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के लिए काफ़ी अनिवार्य है। ऐसे तो यह वीडियो क्लास 9th के चैप्टर से बनाया गया है, लेकिन यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के लिए। तो लगातार इस वीडियो पर बने रहिए और इस वीडियो से लाभ उठाइए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो पहला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है। मतलब भारत में जो हरित क्रांति हुई है उसका सबसे मुख्य कारक क्या है। तो समुन्नत प्रजातियों का उपयोग। जितने भी मतलब पेड़ पौधे हैं उनकी जो प्रजाति है उसको विकसित कराया गया है। मतलब हरित क्रांति के अंतर्गत हम वो विकसित पौधों का अध्ययन करते हैं, जिसके कारण उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होती है। सेकंड क्वेश्चन है, फसल प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को हम क्या कहते हैं। मतलब विज्ञान की कौन ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम फसल प्रजातियों के सुधार के बारे में पढ़ते हैं। तो उस विज्ञान को हम बोलेंगे पादप प्रजनन। पादप प्रजनन के अंतर्गत हम फसल प्रजातियों के सुधार के विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इस तरह थर्ड क्वेश्चन है, पादप प्रजनन का उद्देश्य निम्नलिखित में से एक है। इनमें से कौन पादप प्रजनन का एक उदाहरण है। तो रोगाणु प्रतिरोधी प्रजाति, ये भी सही है। समुन्नत किस्में, ये भी सही है। पूर्व परिपक्व वाली प्रजातियाँ, ये भी सही है। इनमें से अभी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जो पादप प्रजनन के बाद जो नए विकसित पौधे होते हैं उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी होती है, उनकी प्रजाति विकसित होती है और वह पहले तैयार भी हो जाते हैं। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल है, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किसी फसल की दो भिन्न वांछित गुणों वाली पृथक प्रजातियों के बीच कृत्रिम पादप प्रजनन कराने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पादप संकरण। पादप संकरण के द्वारा ही संकर नस्ल मतलब हाइब्रिड के बीज विकसित होते हैं, जिसको बोने से किसानों को काफ़ी मुनाफा होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, पौधों को पोषक की आपूर्ति मुख्यतः किसके द्वारा होती है। तो पौधों को पोषक की जो आपूर्ति होती है वह जल के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? जल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पोषक जो पौधों के द्वारा बहुत कम मात्रा में जरूरी होते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सूक्ष्म पोषक। क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म पोषक, जो कि पेड़ पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के पोषकों के पूरण के लिए किसका अनुप्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरक, दोनों सही है, इसलिए ग जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप आपको क्वेश्चन सब समझ में आ रहा होगा। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उर्वरकों का ज़्यादा उपयोग किस तरह की समस्या को पैदा करता है। तो यदि हम खाद का उर्वरक का रासायनिक उर्वरक का खेतों में अधिक उपयोग करेंगे तो जल प्रदूषण का खतरा बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृमि का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को हम क्या बोलते हैं। तो कृमि जैसे केचुआ, और केचुआ को किसानों का मित्र भी कहते हैं, और इसका प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं, हम कृमि कंपोस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कृमि कंपोस्ट, जिसको वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं। इसको केचुआ की सहायता से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, दो या अधिक फसलों को एक साथ उगाने की क्रिया को हम क्या कहेंगे। तो इस क्रिया को हम नाम देंगे मिश्रित फसल उत्पादन। और यदि उन्हीं फसल को यदि हम लाइन से बोएंगे तो उसको बोलेंगे अंतर फसल उत्पादन, और लाइन से नहीं बोएंगे तो बोलेंगे मिश्रित फसल उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दो या अधिक फसलों को एक भूखंड पर निश्चित कतार में उगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम अंतर फसल उत्पादन कहेंगे। जैसे आलू और मक्के की जो खेती होती है इसको हम अंतर फसल उत्पादन कहेंगे, और सरसों और गेहूं की जो खेती होती है मिला करके इसको हम मिश्रित फसल उत्पादन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सवाल है, एक दलहन फसल को लगाने में खेतों में किस तत्व की आपूर्ति होती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रेट। यानी दलहनी पौधों के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु की गांठें होती है जो मिट्टी को नाइट्रोजन प्रदान करती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो और जितनी भी दलहन फसलें हैं वे सब हरी खाद का भी काम करती है खेतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों के साथ उपजने वाला अवांछित पौधों को हम क्या कहेंगे? तो उन पौधों को हम कहेंगे खरपतवार। मतलब खरपतवार वैसे पौधे हैं जो हमारे खेतों में बिना उगाए ही उग जाते हैं और फसल को बर्बाद करते हैं। ये बिन बुलाए मेहमान की तरह होते हैं जो हमारे खेतों में जम करके हमारे खेतों की उर्वरता शक्ति को कम करते हैं। कुछ खरपतवार के उदाहरण निम्न है, जैसे में मोथा, दूब, हाथी घास, डरवा, बथुआ। इस तरह हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फसलों के साथ उपजने वाला अवांछित पदार्थ क्या कहलाता है? तो खरपतवार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में नमी का परसेंटेज जो होता है वह कितना होता है? तो वह जो होता है 14% से क्या होता है? कम होता है। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, पिलकों को नष्ट करने वाले वाष्पशील रसायनों के उपयोग को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम धूमन कहते हैं। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन इस पार्ट का बोल रहा है, सवाल है, इनमें किस समूह को बाह्य स्रोतों से अपनी भोजन पूर्ति करने की जरूरत नहीं होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वपोषी। स्वपोषी जो होते हैं खुद पर निर्भर होते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति। तो हरित क्रांति फसलों से संबंधित है, तो ठीक उसी तरह श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? दूध के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है, तो क्या चीज से? अनाज से। अनाज से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है और सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट मक्का में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन एवं खनिज लवण हमें मुख्यतः प्राप्त होते हैं, तो कहाँ से ये प्राप्त होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सब्जी एवं फल का सेवन करने से हमारे शरीर में विटामिन एवं खनिज लवण की आपूर्ति होती है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल की बात करें तो धान जो होगा खरीफ फसल का उदाहरण होगा, बाकी कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं किस प्रकार की फसल का उदाहरण है? तो गेहूं जो है, गेहूं रबी फसल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जो फसलें शीत ऋतु यानी ठंडी के मौसम में बोई जाती है उसको हम क्या नाम देंगे? तो उसको हम रबी फसल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे फसल जिन्हें जून जुलाई यानी वर्षा ऋतु में बोया जाता है और कटनी अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है, उस फसल को हम क्या बोलेंगे? तो उस फसल को हम खरीफ फसल कहेंगे। अगला प्रश्न है, पादप संकरण के बाद विकसित नवीन समून्नत फसल किस्म को हम क्या कहेंगे? तो उसको हम संकर नस्ल का बीज या हाइब्रिड कहेंगे। अगला प्रश्न है, जनक पौधों की तुलना में संकर पौधे होते हैं, तो कैसे होते हैं? तो ये जो होते हैं समून्नत एवं सर्वथा, इनमें सब दोनों जो होगा राइट ऑप्शन होगा, इसलिए ग पर हम टिक करेंगे। ग नंबर हमारा ऑप्शन सही रहेगा, इसलिए इसी को हम पिक करेंगे। अगला प्रश्न है, पौधों के दो विभिन्न जेनेरा के बीच होने वाला संकरण क्या कहलाता है? तो इसके जो संकरण होता है वह अंतरावंशीय संकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, ऐच्छिक गुणों के लिए जिम्मेवार डीएनए के खंड को एक पौधों से दूसरे पौधों में प्रतिरोपित करने की जो विधि होती है उस विधि को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं
उसको हम आनुवंशिकीय रूपांतर फसल वृद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न है, पादप प्रजनन के लिए चयन किए गए दोनों पौधों की प्रजातियां होती है तो कैसी होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उभयलिंगी होती है, मतलब उसमें नर्म युग्मक और मादा युग्मक दोनों होता है। उभयलिंगी को हम द्विलिंगी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समुन्नत किस्मों से होने वाली हानियां है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा घ। समुन्नत किस्म से एक तो होता है चारा की प्राप्ति कम होती है, और ये जो होती है बौनी प्रजाति होती है, ना ज़्यादा लंबा होता है ना ज़्यादा छोटा होता है, मीडियम साइज में होता है। मतलब हाइब्रिड के जितने भी पौधे होते हैं वह बौने होते हैं, जिससे कारण चारा कम मिलता है पशुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए कितने पोषक की आवश्यकता होती है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 16। मतलब मनुष्य के लिए और जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए 5 पोषक तत्व महत्वपूर्ण है, लेकिन पेड़ पौधों के लिए 16 पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समूह बृहत पोषक तत्व का है? तो सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है यह बृहत पोषक तत्व के रूप में प्रयुक्त होता है पेड़ पौधों के लिए। अगला सवाल है, हाइड्रोजन की प्राप्ति पौधों में होती है तो कैसे होती है? तो पानी जल के द्वारा हाइड्रोजन की आपूर्ति पेड़ पौधों में होती है। अगला सवाल है, पौधे कार्बन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पौधे जो होते हैं कार्बन की जो मात्रा होती है वो हवा से प्राप्त करते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक उर्वरक का निर्माण होता है तो कैसे होता है? तो जंतु के अवशिष्ट से, पादप के अवशिष्ट से, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन से, इनमें सभी जो होगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि तीनों द्वारा हम प्राकृतिक उर्वरक प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों को खास पोषक तत्वों को प्राप्ति होती है। पौधों को खास पोषक तत्वों की प्राप्ति कब होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक उर्वरक हम डालते हैं खेतों में, पौधों को देते हैं, तब जाकर इसके पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक खाद की अपेक्षा रासायनिक उर्वरकों से आसानी होती है तो किसमें आसानी होती है? तो इनमें सभी, भंडारण में, परिवहन में, फसलों का अनुप्रयोग में, सभी इसका राइट ऑप्शन होगा। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कार्बनिक खेती में किसका उपयोग कम से कम होता है? तो कार्बनिक जो खेती होता है इसमें कम से कम रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, मतलब दोनों का कम उपयोग होता है, तो ग नंबर जो होगा राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, मिश्रित फसल उत्पादन में सामान्यतः धान्य फसल के साथ चयन किया जाता है तो किसका चयन किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फलीदार फसल का इसमें चयन किया जाता है। अगला सवाल है, राइजोबियम जीवाणु की गांठें किसमें होती है? तो दलहन पौधों के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु की गांठें होती है। अगला सवाल है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में स्थिर कर मृदा में प्रतिस्थापित कौन करता है या कैसे होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइजोबियम ही सही करता है। अगला प्रश्न है, 2,4-D किसका सामान्य उदाहरण है? तो 2,4-D जो है, 2,4-D एक खरपतवारनाशी है जो खरपतवार को हटाता है, घास को बर्बाद करता है, जलाता है, खेत से हटाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है इस चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ब्लास्ट या परध्वंस नामक रोग किसमें लगता है? तो सही उत्तर हो जाएगा धान में परध्वंस नामक बीमारी होती है, याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, धूमन क्रिया में किसका वाष्पशील रसायन का उपयोग होता है? तो धूमन क्रिया जो होती है इस क्रिया के में एल्युमिनियम फॉस्फाइड नामक रसायन का उपयोग होता है। आई होप इस चैप्टर का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे मिलेंगे अगले वीडियो में हम खाद्य संसाधन पौधे से रिलेटेड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे जो कि पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के लिए काफ़ी अनिवार्य है। और हाँ फ्रेंड्स, जो 9th क्लास के जो बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकते हैं, यह जनरल कंपटीशन के लिए भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।